तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है, उसके जो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था, तो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप लोग जा करके देख लेना। ठीक, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूं, जो आप लोग इस प्रकार से मैं आपको दिखा करके बता देता हूं कि ये है आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नोट्स। इस प्रकार से मैंने नोट्स को बनाया है। तो अगर आप लोग इसे खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं। ये केवल और केवल 50 रुपीज़ में आपके सभी चैप्टर के नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका वन शॉट वीडियो भी आए तो आप लोग 4 से 5 लोग अगर भी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको कल इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर यही सारी चीज़ें हैं, इसका नोट्स मैं रेडी कर रहा हूँ, थोड़ा सा नोट्स बचा हुआ है उसको भी मैं रेडी कर लूँगा। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका वन शॉट वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो भी आप लोग इसे नोट कर लेना, क्योंकि ये जो नोट्स मैंने बनाया है ये हर एक टॉपिक को लिया गया, इसमें कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे ढंग से हर एक चीज़ को लिखा गया है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, इन सभी चीज़ों को हटाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है ठोस अवस्था, तो उसके जो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो उनके जो महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई कि जो कांच होता है आपका उसको द्रव क्यों कहा जाता है। कांच, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो कांच होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, लेकिन उसे अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या उत्तर देंगे वो आप लोग समझिए। ठीक, तो कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है, ये चीज़ क्यों लगा है इसको हटा देते हैं। माना जाता है क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, तो जो आपका कांच होता है वो क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, तो इसे हम लोग अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका ये होता है ये ठोस होते हुए भी क्या करता है, द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से हम लोग इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। वो कौन सा गुण प्रदर्शित करता है उसे हम लोग देखते हैं। द्रवों के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि द्रव जिस प्रकार से बहते हैं उसी प्रकार से इसमें भी बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए हम इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब इसका यह गुण जो होता है वो पुरानी कांच की इमारतों में लगे कांच में देखा जा सकता है। यानी कि जो आपकी पुरानी कांच की इमारतें होती हैं उसमें क्या होता है, जो शीशा होता है उसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर बहुत पुराना हो जाता है शीशा, तो वो क्या होता है कि जो नीचे की जो तली होती है वो मोटी हो जाती है और जो ऊपर की तली होती है वो पतली हो जाती है। इसका कारण ये है कि जो आपका कांच होता है वो बहुत ही मंद गति से क्या करता है, गति करता है, प्रवाहित होते हुए नीचे आ जाता है। ठीक, धूप की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, यह अत्यंत मंद गति से द्रवों के समान गति करता है, कह सकते हैं प्रवाहित होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है तो आप लोग ये पूरी तरीके से यहाँ तक लिखेंगे तो आप लोग के 2 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको परिभाषा के माध्यम से परिभाषित कीजिए। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, ये लघु परासी होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग कांच और रबड़ को देख सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपका एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए पहले ए प्रकार की संरचना देखने को मिल रही है, उसके बाद फिर क्या अचानक से क्या जाता है, बी आ जाता है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर इसी प्रकार से ए, इसी प्रकार से देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, नियमित क्रम नहीं होता है, ये अनिश्चित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम इसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और ये लघु परासी भी होते हैं क्योंकि ये जो बहुत लंबे समय तक क्या करते हैं, नियमित व्यवस्था को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में कांच और रबड़, आप लोग इतना लिख देंगे आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अक्रिस्टलीय ठोस, तो उसका जस्ट अपोजिट होता है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की जो हो निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, ये दीर्घ परासी होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो अवयवी कण होते हैं इनकी निश्चित व्यवस्था में नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं और ये लंबे समय तक अपने जो व्यवस्था होती है उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए ये कैसे होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कापर और आयरन। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है आपका कि आयनिक ठोस को परिभाषित कीजिए। तो आयनिक ठोस ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जिन ठोसों के क्रिस्टल जादक धनायनों और ऋणायनों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप सोडियम क्लोराइड, धातु सल्फाइड आदि को देख सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आयनिक ठोस को परिभाषित कीजिए तो आप लोग बस इतना ही लिख देंगे कि जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक जो होते हैं वो धनायनों और ऋणायनों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, धातु सल्फाइड। ठीक, तो अगर आप लोग परिभाषा लिखेंगे तो आप लोगों को 1 नंबर वहाँ मिल जाएगा, एग्जाम्पल लिख देंगे तो 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, यानी टोटल 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो आणविक ठोस होता है उसे हम लोग किस प्रकार से परिभाषा के माध्यम से लिखेंगे। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवयवी कण जो आपके होते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, अवयवी कण जो आपके होते हैं यहाँ पर अणु होते हैं। ठीक, तो वैसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हैं आयोडीन, सल्फर आदि। ठीक, तो आप लोग क्या लिखेंगे, ऐसे ठोस जिनके अवयव कण अणु होते हैं उन्हें हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिख देना आयोडीन और सल्फर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि धात्विक ठोस को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो धात्विक ठोस होता है उसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो वो हम लोग लिखेंगे उत्तर में इस प्रकार से कि जो ठोस धातुओं के गुण को प्रकट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो ठोस धातुओं से मिलकर के बने होते हैं उसे हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। उदाहरण के रूप में सोना, चांदी इत्यादि कर देंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2-2 उदाहरण आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक ठोस। ठीक, तो होता यह है कि जो क्रिस्टल जालक होते हैं, मान लीजिए कोई भी ठोस है उसका जो क्रिस्टल जालक है अगर वो परमाणुओं से मिलकर के बना है तो उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक ठोस। ठीक, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आप लोग लिख देना, एक लिख देना आप लोग हीरा और एक लिख देना ग्रेफाइट। तो इसी प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से एक भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी प्रकार से अपनी बोर्ड परीक्षा में लिख देना। ठीक, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।